Good morning students and my dear friends. Today is 4th of December 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी डेली इस चैनल पर अपडेट होती है। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड कैरेक्टर परस्यू कर रहे हैं, करियर परस्यू कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन फॉलो मी ऑन रिसर्च गेट ऑल्सो, जहां पर आपको मेरे सारे रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च स्टडीज अवेलेबल हैं। Thought of the day is little minds are tamed and subdued by misfortune, but great minds rise above it. आज के मिंट के पेपर की 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है, बिजनेस स्टैंडर्ड की 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 7 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, अजय पीरामल सेट्स sites on PSBs to move into banking। तो अजय पीरामल ग्रुप इंडियन बैंकिंग स्पेस में एंटर करने के लिए कई सारे एक्विजिशंस के ऑप्शंस को कंसीडर कर रहा है। करंटली पीरामल ग्रुप जो है वो एक नॉन बैंक फाइनेंशियर है, लेकिन फिलहाल के लिए बैंकिंग स्पेस में एंटर करने के लिए कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऑप्शंस को कंसीडर किया जा रहा है, स्पेशली ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऑप्शन जिनका गवर्नमेंट ब्लॉक डील लाने वाली है। तो फिलहाल के लिए जो कंपनी है वो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही है और वेट कर रही है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अगर किसी भी तरह की ब्लॉक डील आती है, गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन के लिए उस बैंक को ओपन करती है। इन दैट केस पीरामल ग्रुप कैन बी द इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट। हालांकि जो सबसे कीनली जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को कंसीडर किया जा रहा है वो है आईडीबीआई बैंक, और इसके अलावा कुछ स्टेट रन बैंक्स भी हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो पॉसिबल टारगेट है दैट इज आईडीबीआई बैंक। लेकिन अगर हम आईडीबीआई बैंक के बारे में देखें तो पिछले कई सालों से आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन या स्टेक सेलिंग की बात हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इसमें नहीं मिल पाई है गवर्नमेंट को। तो कंपनी इसके अलावा कई सारे और भी ऑप्शंस ओपन किए हुए हैं अदर स्टेट रन बैंक्स के। हालांकि जो लास्ट में जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस हुई थी आईडीबीआई बैंक की, जो कि नवंबर में होल्ड पर रख दी गई थी, उसको दोबारा से स्टार्ट करने की बात हो रही है इन द सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ में उस पर्टिकुलर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। और आप सभी को पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 45.48% का गवर्नमेंट का स्टेक है किसमें, आईडीबीआई बैंक में, और एलआईसी भी मेजर पार्टिसिपेंट्स है। एलआईसी अप्रॉक्सीमेटली 49.24% की स्टेक होल्डर है इस पर्टिकुलर बैंक में। तो दोनों ही गवर्नमेंट और एलआईसी मिलकर अप्रॉक्सीमेटली 60.7% के स्टेक की सेलिंग की बात कर रहे थे इस लेंडर में। तो ये तो बात हो गई आईडीबीआई बैंक की। हालांकि फिलहाल के लिए इसकी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस, इसकी प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस कब एक्चुअली में इनिशिएट हो पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम से गवर्नमेंट प्लान कर रही है। कई बार लीगल हर्डल्स आ रहे हैं, कई तरह के रेगुलेटरी हर्डल्स आ रहे हैं, तो उन सबको ओवरकम करके गवर्नमेंट प्रॉबेबली नेक्स्ट H2 में, नेक्स्ट ईयर के H2 में यानी सेकेंड हाफ में इसकी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीडिंग्स को फिर से इनिशिएट कर सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, 2 और स्टेट रन बैंक्स हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट ने 2022 के बजट में अनाउंस किया था। और वो कौन से 2 बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। लेकिन हालांकि अभी तक इसके लिए कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया है और एक्सपर्ट्स का जो इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर इशू में इन्वॉल्व है उनका कहना है कि प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है दोबारा से रीप्लान करेगी इन 2 बैंक्स का डिसइन्वेस्टमेंट, और मोस्ट लाइकली जो ये प्रोसीडिंग्स हैं ये जनरल इलेक्शन के बाद 2024 में जो जनरल इलेक्शन शेड्यूल है उसके बाद होंगी। तो प्रोबेबली दैट टाइम और एट दैट टाइम पीरामल ग्रुप में सीक एक्विजिशन ऑफ एनी ऑफ these options available at that time। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1 पर मेजरली आज दोनों ही पेपर में, मिंट में भी और बिजनेस में भी, पॉलिटिकल जो पोल हुआ है, जो
इलेक्शन से पहले उसके रिजल्ट्स डिस्कस किए गए, दैट इज व्हाई वी हैव नॉट कवर्ड दैट न्यूज़। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी उस पोल के बारे में ही डिस्कशन किया, तो पॉलिटिकल न्यूज़ है इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो सर पेज नंबर 4 पर जो दिए हुए आर्टिकल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एमपीसी लाइकली टू होल्ड रेपो रेट फॉर द 5th टाइम इन अ रो। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक पोल कराया है 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, आगे आने वाले टाइम में आगे जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हो रही है उसमें क्या डिसीजन होगा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, इस पर एक बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक पोल कराया है जहां पर कई सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उनसे पूछा है कि प्रोबेबली व्हाट डिसीजन एमपीसी कैन टेक इनटू अपकमिंग पॉलिसी रिव्यू दैट इज शेड्यूल्ड ऑन December 8। तो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है वो प्रोबेबली जो रेपो रेट है, पॉलिसी रेपो रेट है, उसको 5वीं बार अनचेंज रखेगी, ऐसा मानना है ऐसे 10 एक्सपर्ट्स का, 10 इकोनॉमिस्ट का, 10 पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड के इस पोल में पार्टिसिपेट किया। तो 5वीं बार लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी जो है वो पॉलिसी रेपो रेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं लाएगी। इससे पहले मई 22 से लेकर के फरवरी 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली 250 बेसिस पॉइंट का 250 बीपीएस का चेंज किया था रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी ने, और 6.5% तक रेपो रेट आ गया था। लेकिन अप्रैल के बाद से जो पॉज का स्टेटस अडॉप्ट किया है एमपीसी ने, आरबीआई ने, वो अभी तक कंटिन्यू है, क्योंकि फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें इंडियन इकोनॉमी में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी पर्टिकुलर अप्रोच को लेकर के चल रही है कि लेट अस सी, वॉच एंड देन रिएक्ट। हालांकि जो आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट, अगर हम उसकी बात करें, प्राइमरी मैंडेट क्या है आरबीआई का, दैट इज इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टारगेट लेवल है उससे ऊपर है। ग्रोथ जो है वो उसको होल्ड कर रही है, उस इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी तो प्रोबेबली ग्रोथ और ज़्यादा देखने को मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल के लिए जो आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट है या जो टारगेट है इन्फ्लेशन को लेकर के वो अभी भी कंट्रोल नहीं। तो जो प्राइमरी फोकस होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इज टू मेंटेन द इन्फ्लेशन विद इन द रेंज। तो 4% यानी 4 प्लस माइनस जो 2 है, यानी 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन सीपीआई को मेंटेन किया जाए। लिक्विडिटी कंडीशंस जो हैं उनको टाइट किया जाए, जैसे कि नवंबर के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रोच है, ऐसा कहना है इकोनॉमिस्ट का। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो इनका ही कहना है कि फिलहाल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई चेंज नहीं लाएगा रेपो रेट में। एकोमोडेटिव पॉलिसीज जो थी मॉनेटरी पॉलिसी में उसका विड्रॉल ही रहेगा। थोड़ा सा जो पॉलिसी है वो इंक्लाइंड रहेगी टाइटनिंग की तरफ। क्यों? क्योंकि आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। सो दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ द टॉप इकोनॉमिस्ट, टॉप 10 इकोनॉमिस्ट दैट हैज बीन पार्टिसिपेटेड, दैट हैव पार्टिसिपेटेड इनटू दिस पर्टिकुलर पोल। तो कहाँ से हैं, किस किस इंस्टीट्यूशन से हैं, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, और ये 4 क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे। तो डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं, कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्या सोचते हैं अपकमिंग पॉलिसी रिव्यू के बारे में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। Page number 8 of Business Standard, top development banks vote to up climate game, quit on fossil fuels। तो COP28 की समिट चल रही है, कहाँ चल रही है, पिछले न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि जो ये COP28 की समिट कहाँ हो रही है। तो फिलहाल के लिए जो COP28 की समिट हो रही है जिसमें क्लाइमेट एफर्ट्स को अलाइन किया जा रहा है, कई सारे कमिटमेंट प्लेजेस करी जा रही हैं, उसमें जो वर्ल्ड के टॉप डेवलपमेंट बैंक हैं, 10 टॉप डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने प्लेज किया है दैट दे विल स्टेप देयर एफर्ट्स फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन इन अपकमिंग टाइम। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। लेकिन अगर हम एक्चुअल ऑन ग्राउंड बात करें फाइनेंसिंग को लेकर के, स्पेशली फॉसिल फ्यूल की जो फाइनेंसिंग होती है, फंड फाइनेंसिंग होती है, उसको लेकर के फिलहाल के लिए बैंक्स ने, जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनका फिलहाल के लिए अभी कुछ कहना नहीं है। ऐसा डिस्क्लोज किया है रॉयटर्स ने अपने डॉक्यूमेंट में। बैंक्स आर कमिटेड फॉर द क्लाइमेट एफर्ट्स बट ऑन ग्राउंड व्हाट दे आर डूइंग टू प्रमोट द क्लाइमेट efforts financing, green financing is actually not very clear। तो इस बात पर तो यूनानिमस एग्रीमेंट है बैंक्स का, एक्सपर्ट्स का, कंट्रीज का, कि वर्ल्ड को, प्लैनेट को सेव करने के लिए जो विंडो है, जो अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे पास
मेजर्स अवेलेबल हैं वो रैपिडली क्लोज होना, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट डिग्रेड हो रहा है, अगर टाइमली मेजर्स नहीं लिए गए, टाइमली उनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम दीज डैमेजेस विल नॉट बी रिवर्सेबल और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा प्लैनेट अर्थ को, मदर अर्थ को सेव करने के लिए। तो इट इज द एप्ट टाइम that institutions, governments, country, individual should take the proper measure at a right time. Otherwise, after some time, reversible saving और ये सारे opportunities possible नहीं हो पाएंगी। तो इस बात को लेकर के तो एग्रीमेंट है वर्ल्ड बैंक और टॉप डेवलपमेंट बैंक का, एंड दैट इज व्हाई दे हैव टेकन दिस प्लेज। और जिस तरीके से हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं, कॉन्ट्रेरी जो वेदर है उसके अपोजिट तरह की जो वेदर सिचुएशन बनी हुई है, कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर फेमाइन है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस देखने को मिल रही है उसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस पर तो रिस्पॉन्स करने के लिए बैंक्स एग्री हैं। और अगर एक्चुअल फाइनेंसिंग की बात करें, एग्रीमेंट होना और एक्चुअल ऑन ग्राउंड उसका रिफ्लेक्शन होना दो अलग अलग बातें हैं। तो अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट वर्ल्ड ग्रुप जो कि वर्ल्ड बैंक जो कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक माना था, उसने अप्रॉक्सीमेटली $61 बिलियन फाइनेंस किए हैं इन 2022। इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज नीडेड। बहुत बड़ा फाइनेंसिंग नहीं रही, तो बहुत फाइनेंसिंग के टर्म्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल एमिशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और क्लाइमेट डिग्रेडेशन कंटिन्यू है। और जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके अकॉर्डिंग केवल और केवल जो एक ऑप्शन बचा है प्लैनेट को सेव करने का इज जस्ट टू एंड द फॉसिल फ्यूल यूज इमीडिएटली। और उसको इतनी शॉर्ट मैनर में, शॉर्ट टाइम में ख़त्म करना बहुत पॉसिबल नहीं अनटिल अनलेस क्लाइमेट चेंज जो एफर्ट्स हैं उनको और ज़्यादा स्पीड अप ना किया जाए। जो क्लाइमेट रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी रिलेटेड, ग्रीन इन्वायरमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फास्ट ऑफ मैनर में उनको एग्जीक्यूट ना किया जाए, उनकी फाइनेंसिंग अवेलेबल ना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिलहाल के लिए बैंक्स जो हैं वो एग्री हैं कॉमन अप्रोच में, जहाँ पर वो क्लाइमेट को ट्रैक करेंगे, क्लाइमेट इम्पैक्ट को उसको रिपोर्ट करेंगे और दे विल एक्चुअली प्रायोरिटाइज their investment, their lending opportunities into this sector as per COP28 document that has been provided to Reuters। यानी बोलते हैं Reuters को उसका एक्सेस है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। जापान फर्म्स टू मेक iPhone Li-ions battery cells in India। तो Apple Inc is bringing its global lithium-ion battery cell suppliers TDK कॉरपोरेशन टू इंडिया। तो अब एप्पल जो है वो अपनी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, जो बैटरी एप्पल फोन में, आईफोन में यूज़ होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इंडिया में सेटअप करने के लिए प्लान कर रहा है। तो जो सबसे बड़ा बैटरी सेल सप्लायर है एप्पल का, दैट इज TDK कॉरपोरेशन, उसको इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में ओपन करने की कोशिश करी जा रही, का प्लान किया जा रहा है। एंड द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस मेकर फ्रॉम जापान विल मैन्युफैक्चर दैट बैटरी सेल्स इन इंडिया, जिससे कि जो सप्लाई चेन है एप्पल की वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके इंडिया में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मणिपाल में सून बिकम इंडिया लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन। तो सिंगापुर बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कौन सी, टीमा शेख बैक्ड हॉस्पिटल मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस एंड मेडिका सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड आर लाइकली टू मर्ज सून। और इनके मर्जर के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक सिंगल एंटिटी बनेगी वो मणिपाल ब्रांड के अंदर काम करेगी। और सोर्सेस के अकॉर्डिंग that merged entity will be the largest hospital chain in India। तो मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस और मेडिका सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मर्ज होने जा रहे हैं। और अगर हम मणिपाल की करंट प्रेजेंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9,500 बेड के साथ 33 हॉस्पिटल्स हैं मणिपाल के इंडिया में। अगर मेडिका की प्रेजेंस की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में मेडिका के पास अप्रॉक्सीमेटली 1,200 बेड्स हैं। तो फिलहाल के लिए दोनों ही हॉस्पिटल एक्सपेंशन के फेज में हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनका मर्जर अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर चेन विल बी द लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन इन इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RIL, अडानी, JSW, L&T एंटर रेस फॉर ग्रीन H2 इलेक्ट्रोलाइजर। तो फॉर द सेंटर्स फर्स्ट टेंडर ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, approximately dozen of companies have participated into this first tender। जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के भी नाम है, L&T, अडानी, JSW, RIL, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज में पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट ऐसे टेंडर में। तो पहला टेंडर है जहां पर गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेंडर किया है।
तो इस टेंडर को SECI ने फ्लोट किया था। SECI स्टैंड्स फॉर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और साइट प्रोग्राम के तहत इसको फ्लोट किया गया था इस टेंडर को। साइट प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। यहाँ पर गवर्नमेंट का एम है कि ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर्स, जो कि की कंपोनेंट हैं ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में, उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में सेटअप किया जाए, जिससे कि ना कि डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पर रिड्यूस हो और इंडिया फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा, उसके यूजेस को थोड़ा सा कम कर सके, उस पर डिपेंडेंसी अपनी कम कर सके। सो दिस इज द ग्रीन हाइड्रोजन बिड कैपेसिटी फॉर बाय डिफरेंट कंपनीज। हालांकि किसको मिलेगा वो टेंडर, अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, फेम गेट्स ₹1.5K करोड़ बूस्ट, बिगर टारगेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ एडिशनल सैंक्शन किए हैं। किस लिए सैंक्शन किए हैं? फॉर द सेकेंड फेज ऑफ फेम, तो जिसको हम फेम 2 के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज दिस फेम? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया स्कीम और प्रोग्राम। इसके तहत गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ एडिशनल सैंक्शन किए हैं। तो फिलहाल के लिए जो स्पेकुलेशन चल रही थी मार्केट में कि गवर्नमेंट का जो फेम 2 का जो पहला सैंक्शन अमाउंट था वो ड्राई अप हो रहा है, क्योंकि हमें रीसेंट टाइम में EV व्हीकल्स में या स्पेशली 2 व्हीलर में बहुत ज़्यादा हमें सेल देखने को मिली थी। तो ये कहा जा रहा था कि बहुत सेल हुई है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट की जो थी वो यूटिलाइज हुई है। अब सब्सिडी जो है वो सैंक्शन अमाउंट जो है वो ड्राई अप हो गया है, तो प्रोबेबली फेम 2 का जो प्रोग्रेस है वो हॉल्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ और एडिशनल एलोकेट कर दिए हैं कि आप बेचिए और सब्सिडी भी प्रोवाइड करिए। तो द प्रपोजल फॉर इनहांसमेंट ऑफ द आउटले फॉर फेम 2 from 10,000 crore to 11,000 crore has been examined by Department of Expenditure और finally approved by Union Cabinet और Ministry of Heavy Industry। तो सप्लीमेंट्री फंड्स जो हैं वो और ज़्यादा एलोकेट किए गए। गवर्नमेंट फिलहाल इलेक्शन से पहले किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती। So that is all for today students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.